तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है काश और जिस चीज़ का इंतजार था फाइनल वो वीडियो आ गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए विज्ञान पे। ठीक है, और ये 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है, ये विज्ञान का, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय में बना दिया हूँ और विज्ञान का बाकी था। इसके बाद अब सामाजिक विज्ञान का नंबर लगेगा किस पे? लघु उत्तरीय पर। इसके बाद विज्ञान पे लगेगा लघु उत्तरीय पर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, 1% दिक्कत नहीं हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वादा करता हूँ आपसे, मैं प्रॉमिस किया हूँ आप लोगों से कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो 95% मार्क्स आप है 100% अचीव करके आएंगे। हाँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे करना। मैंने बताया था कि 1 महीने में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो 20 महत्वपूर्ण में अति लघु उत्तरीय प्रश्न बात करने वाला जो कि 2 नंबर के लिए आता है, और पूरे बुक का यह क्वेश्चन है। पूरे बुक का मतलब कि फिजिक्स में है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण के भी क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, मतलब पूरा मिक्स करके मैं लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद कोई वीडियो देखने का नहीं आपको पड़ेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से देखिएगा। हाँ, लेकिन आपको हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आपको शेयर करना है, मेहनत तो करना पड़ता है भाई हम लोगों को, तो शेयर करना है और एक प्यारा सा लाइक देना है। ठीक है, क्योंकि ये मेहनत किसके लिए किया जा रहा है? आपके लिए। आपको सिर्फ शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, और अब ये प्रश्नों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम पहुंच जाना है। चलिए, आराम से प्रश्न को समझते चलूंगा, यहीं आपको याद करा दूंगा, अभी बैठे बैठे याद करा दूंगा इन प्रश्नों को, और आराम से पेपर जाके दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं, आराम से समझिएगा, दिमाग उमाग सब शांत रख लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते रहिए, हमारे साथ समझते रहिए। पहला प्रश्न देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही प्यारा उत्तर लिखा हूं, अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों भी है। तो मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एक अक्रिय परत बना लेता है। अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से रगड़कर हटाना आवश्यक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि मैग्नीशियम एक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम में क्या अभिक्रियाशील धातु है। जैसे ही उसको खुले में छोड़ेंगे तो वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन उपस्थित होता है, या तो हमारे वायुमंडल में आर्द्रता नमी उपस्थित है, उससे यह रिएक्शन करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की एक परत बना लेता है। उसके ऊपर मैग्नीशियम तथा हाइड्रोक्साइड की एक परत चढ़ जाता है, और यह परत को जब मैं जलाता हूँ तो जलाने में असहायक होता है, जलता नहीं है जल्दी। इसलिए रेत पेपर से पहले इसको मैं रगड़ कर इसके मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड परत को क्या करता हूं, साफ कर देता हूं, तब यह साफ हो जाए, इसके बाद जलाता हूं तो अच्छे से जल जाता है। तो यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को जो क्यों साफ करते हैं, तो मेन कारण यही है भाई। तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल जवाब दे देना है आपको कि भाई मैग्नीशियम अभिक्रियाशील धातु है, वायु में छोड़ने से, वायु में इसको इससे छोड़ देते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो भी ऑक्सीजन है, नमी है, उसके साथ अभिक्रिया करके ये अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की परत इस पर चढ़ जाती है, और इस परत को हम क्या करते हैं, जैसे ही जलाएंगे तो जलाने में असहायक होता है, इसलिए बालू पेपर से इसको साफ करके, रेत पेपर से साफ करके तभी से जलाते हैं। बात खत्म, बस इतना ही लिखना है। क्लियर हो गया होगा। तो जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअल, अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे मैं अभी जस्ट बताया हूँ, तो प्रश्न याद हो गया होगा। हूबहू नहीं याद करना, जिस तरह मैं समझाया उस तरह अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जाके एग्जाम में लिख दीजिए। कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए, क्लियर हो गया ना आप लोगों को? प्रश्न नंबर पहला, आगे बढ़िए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कंसेप्चुअल पढ़ना। ठीक है, हाँ चलिए आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबको मालूम है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपसे पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चलिए जान लेते हैं, सबको मालूम है कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ तथा हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। सबको मालूम है अम्ल वे कहलाएंगे जब उसे जल में अगर आप घुलेंगे तो जल में घुलने पर वह आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H3O देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही तोड़ेंगे, जलीय विलयन है, जैसे जल में तोड़ेंगे ना तो हाइड्रोजन पे देखिए प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो गया आपका अम्ल हो गया। देखिए अम्ल है कि नहीं, हाइड्रोजन प्लस आयन तोड़ा। तो इसी तरह आपका H2SO4 है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल भी आप दे देना आपको 1-2 ठे, ताकि एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अपने अम्ल का एग्जाम्पल दिया है। तो अम्ल क्या है, तो अम्ल समझ में नहीं आ गया आप लोगों को। अम्ल वे पदार्थ है जैसे जलीय विलयन में उसको वियोजित करेंगे, घुलेंगे, वह अम्ल क्या करेगा, आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में टूट जाएगा, बस बात खत्म, उसे अम्ल कहते हैं। क्षार कितना सिंपल है कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित
होकर या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन करते हैं। वो H प्लस आयन उत्पन्न करता है या हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस उत्पन्न करता है, उसको क्षार कहते हैं। जो H धन आयन करेगा उसको अम्ल, जो OH हाइड्रोक्साइड आयन आप लोग का आयनीकृत होगा उसे हम कहेंगे क्षार। जैसे में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको तोड़ेंगे, विखंडित करेंगे, आयनीकृत करेंगे, जल में घुलेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड OH माइनस चार्ज लेगा। ठीक है, इसको विखंडित करेंगे तो सोडियम पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो कितना सिंपल है भाई, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं। आई प्रश्न मोस्ट IMP इसे लिखवा लीजिए हमसे। ठीक है, कि धातु अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि नहीं, अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। क्लियर, उदाहरण सहित हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा भी समय गवाएंगे नहीं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना हम लोगों को। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या बोला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 3 कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम अथवा अणुसूत्र लिखिए और इसके बनाने की विधि का केवल एक रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। आप बस पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ा के जाइए, बस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ के 1 महीने बाद चले जाइए एग्जाम दे के आइए, देखिए कितना मजा आ जाएगा आपको। खाने के सोडे का रासायनिक नाम बताना है और अणुसूत्र भी लिखना है और इसके बनाने की विधि भी लिखना है। चलिए देख लेते हैं रासायनिक समीकरण देते हुए, बढ़िया से देखेंगे। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, रट्टा मार ही लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जो हम लोग खाना खाते हैं ना, खाने वाला सोडा देखते हैं जो बनता है, खाना बनाने में यूज किया जाता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने में भी खाने का सोडा यूज करते हैं। तो उसका नाम, रासायनिक नाम वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद कर लीजिए, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद हो गया ना। बनाने की विधि कैसे बनता है भाई, तो प्रयोगशाला में उसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। सिंपल है भाई। ठीक है, प्रयोगशाला में जो भी सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, क्या है, सोडियम कार्बोनेट लेने के बाद उसे ठंडे जल में क्या करेंगे, विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ उसका अभिक्रिया करके हम यह सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। जैसे में देखिए, पहले हमने सोडियम कार्बोनेट उठाया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और जल के साथ मिक्स करके उसको प्रवाहित करके सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बना दिया। रिएक्शन देख लीजिए भाई, बैलेंसिंग रिएक्शन है एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण भी लिखने के लिए बोला था, देखिए बिल्कुल लिख दिए। तो जो चीज़ याद होता है भाई ना, वही चीज़ तो है। सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलीय विलयन में घुलने पर, प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है खाने सोडे का। बात खत्म भाई, इतना ही तो सिंपल है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत है कुछ नहीं, याद कर लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्लियर हो गया ना। कोई दिक्कत किसी को भी, थोड़ा भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइए, मैं उस तुरंत दिक्कत का समाधान बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन पेपर में भाई नंबर आइए, पेपर में नंबर आना चाहिए हमारे चैनल से, बता दे रहा हूँ अगर आप पढ़ रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। कह रहा है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, मालूम है आपको आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, जो एक धातु और एक अधातु से मिलकर अभिक्रिया करता है। अगर एक कोई धातु है कोई अधातु, इन दोनों अभिक्रिया कर कोई यौगिक बना दिया तो उसे आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या मतलब, क्या कहना चाहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहना ये चाहता है, थोड़ा सा एक रफ कार्य लेके मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है, रुके रहिए 1 मिनट। कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि आयनिक यौगिक, ये समझिए, Na क्या है, सोडियम, सोडियम क्या है, धातु, Cl क्लोरीन क्या है, अधातु। मैंने कहा कि जब धातु और अधातु मिलकर NaCl का निर्माण करेगा, सोडियम क्लोराइड का, यही आपका आयनिक यौगिक कहलाएगा। अब कह रहा है कि आयनिक यौगिक का इसको गलना कुछ क्यों होता है। NaCl में तो जानते हैं क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, आप लोगों का नमक, साधारण नमक का यह सूत्र है। तो साधारण नमक को अगर मुझे गलाना है तो उसको, जैसे कभी साधारण नमक बड़ा बड़ा देखें ना, डोका डोका वाला जितना बड़ा बड़ा होता है, अगर उसको गलाना है तो उच्च ताप क्यों लगता है। तो वही कह रहा है कि उच्च ताप इसलिए लगता है क्योंकि आयनिक यौगिक को गलना कुछ होता है क्योंकि विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए। इसका मतलब कि देखिए, सोडियम जो होता है ना, सोडियम प्लस चार्ज लेता है और क्लोरीन माइनस चार्ज लेता है। तो दोनों विपरीत आयन है ना, दोनों विपरीत आयन तब आपस में जुड़ते हैं तो एक आकर्षण बंध बन जाता है उन लोगों में, और आकर्षण बंध बन जाता है इसलिए उच्च, इसको तब गलाते हैं तो इसमें उच्च ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसके आबंधों को तोड़ने के लिए, उसकी आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें उच्च आकर्षण, हमें क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, इसलिए इसका गलनांक कुछ होता है। ठीक है,
तो बस यही तो बात है, क्लियर हो गया। तो समझ में आ गया ना कि आने के यौगिकों का गलनांक कुछ नहीं होता है। आने के यौगिक उसे कहते हैं, आपको मालूम है, जो धातु और धातु से मिलकर मिलता है वो आने के यौगिक होता है। और एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, इसकी वजह से ये जुड़ जाते हैं ज़्यादा, उसके आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको गलाने में उच्च तापमान की जरूरत होती है। यही तो कारण है, और कुछ है इसमें बताइए। कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद मालूम चल जाएगा भाई। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। भर्जन और निस्तापन को उदाहरण के द्वारा समझाना है। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालिए भर्जन। अब भर्जन क्या है उसको देखिए। तो भर्जन क्या है भाई, कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। सिंपल बात है भाई, जितने भी सांद्रित अयस्क है, क्या है सांद्रित अयस्क, उन्हें वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके, ठीक है, उच्च तापमान पर गर्म करके किस में चेंज कर देना, ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया ये क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। क्लियर हो गया, रट्टा मारने की कोई जरूरत है कोई नहीं है। सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में उपस्थित गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जिंक सल्फाइड है। अब जिंक सल्फाइड को हम वायु की उपस्थिति में यहाँ पे गर्म करके जिंक ऑक्साइड के रूप में देखिए हमने यहाँ पे तोड़ दिया और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस बाहर निकल गया। तो देखिए जिंक ऑक्साइड, वही तो कह रहा है कि उच्च ताप पर इसे देखिए हमने गर्म किया है और ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया। देखिए जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया ये कहलाती है भर्जन। क्लियर हो गया। चलिए अब निस्तापन क्या होता है भाई, तो जस्ट निस्तापन इसका उल्टा होता है भाई। क्या होता है, यहाँ पे लिखा हूँ, निस्तापन क्या होता है, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वहां पे वायु की उपस्थिति में हम उसको गर्म कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति, वायु नहीं होना चाहिए, तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके किस में, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रम ही निस्तापन कहलाता है। मतलब कि सेम पैटर्न वही होता है, बस वहाँ पे वायु की उपस्थिति होती है, यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति होती है, बस यही बात है। बाकी गलनांक के नीचे और हाई टेम्परेचर लगाकर उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही निस्तापन कहलाता है। जैसे यहाँ पे जिंक, यहाँ पे देखिए जिंक कार्बन डाइऑक्साइड है ना यहाँ पे। अब जैसे तो इसको हम टेम्परेचर गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर के रूप में निकल गया। ठीक है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड के रूप में तोड़ दिया, वही तो करा, ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। बस याद रहे कि निस्तापन होगा तो वायु की अनुपस्थिति में और भर्जन होगा तो वायु की उपस्थिति में। बात खत्म, आराम से नोट कीजिए, याद करके जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 था ना, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से प्रश्न बनना तय और यहाँ से आप नंबर कैसे उठाएंगे मैं बताता हूँ। देखिए पूरा 20 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बाहर इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। क्या है, उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है कि खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो भाई खनिज अयस्क क्या है भाई, देख लेता हूँ। तो इधर हेडिंग डालिए खनिज, इधर हेडिंग डालिए अयस्क। खनिज किसे कहते हैं, सबको मालूम है खनिज किसे कहते हैं। देखिए प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। भाई आपकी पृथ्वी है, धरती है, धरती पे जो भी धातुएं जिस रूप में पाई जाएंगी भाई, चाहे कैसे भी शुद्ध अशुद्ध जिस रूप में पाई जाए उसी को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक भूपट्टी के नीचे धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, उन्हें जिस यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कितना सिंपल भाषा में लिखा गया है कि हमारे पृथ्वी के नीचे धातुएं जिस यौगिक के रूप में पाई जाएंगी उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क किसे कहते हैं, कि जिन खनिज में, अब देखिए जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके, अयस्क कहलाता है। वैसे तो आपको सबको मालूम चल गया, धरती पे जितने भी यौगिक जिस रूप में पाया जाता है सबको हम खनिज कहेंगे, लेकिन उन्हीं खनिजों में से कुछ ऐसे खनिज होंगे कि जिनमें धातु की मात्रा अधिक होगी और उससे धातु हम आसानी से कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम अयस्क कहेंगे। मतलब निष्कर्ष यहाँ से ये निकलता है कि जितने भी अयस्क है सबको हम खनिज कह सकते हैं। सभी जितने भी दुनिया के अयस्क हैं सबको हम खनिज कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पूरे पूरे खनिजे में से तो अयस्क निकलता है। तो सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, दूसरा अंतर तो ये हो गया। सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं।
फिर तीसरा क्या है कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जितने भी खनिज हैं उसका जो एक धातु निष्कर्ष होता है सबके लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ तो निष्कर्षण करने की जरूरत नहीं होती है और कुछ बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयुक्त किया जाता है। जितने भी अयस्क होंगे सबको हम धातु निष्कर्षण प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है उदाहरण देके समझाना था। तो उदाहरण में जैसे कापर पाइराइट हुआ, ये आपका क्या है, खनिज है। CuFeS2 कापर पाइराइट या खनिज का उदाहरण है। अयस्क का उदाहरण क्या, हर्न सिल्वर AgCl होता है। तो देखिए अंतर हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इतना अंतर लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर। 2 नंबर में क्या क्या चाहिए उसको, इतना बढ़िया से लिखा गया है, 2 नंबर नहीं देगा वो एग्जाम में आपको। हाँ चलिए आराम से नोट करके याद कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया ना खनिज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। रट्टा मारने की जरूरत है कुछ इसमें, जाके नहीं लिख के चले आएंगे आराम से आप। बस यही बात है, लोग रट्टा मारने के पीछे पड़ जाते हैं। भाई हमारे चैनल पे ऐसा नहीं होगा, बता दे रहा। 1 महीने 2 महीने पढ़िए, कायदे से पढ़िए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, चुपचाप देकर आइए एग्जाम और नाम रोशन कीजिए चैनल का। क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 6, आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देखिए तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है, समझिए कि धातु की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। अब हमको बताना है कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है और हाइड्रोजन से कुछ अधिक सक्रियता, अच्छा उससे कम सक्रियता का एक एक धातु का नाम भी लिखना है। चलिए देख लेते हैं भाई। तो कह रहा है कि विभिन्न तत्वों को, सबको मालूम है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए अभी मैं बता रहा हूं कि विभिन्न तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कह रहा सक्रियता श्रेणी उसे कहते हैं कि हर एक तत्व है, हर एक तत्व की बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करना। जैसे मान लीजिए कि कोई हम एक आपको श्रेणी तैयार करते हैं, जैसे सोडियम हुआ, फिर क्लोरीन हुआ, फिर आयरन हुआ, जिसकी सक्रियता ज़्यादा हो तो पहले ज़्यादा होगी, फिर उसकी थोड़ी जो उस तत्वों से कम होगी उसकी, फिर उससे चाहे आरोही क्रम में, घटते क्रम में इस तरह लेता जाऊँ, अच्छा बढ़ते क्रम में ही मैं उसके तत्वों के जो क्षमता है इलेक्ट्रोड विभव के आधार पे उसको मैं घटते क्रम में ले जाऊँ या बढ़ते क्रम में ले जाऊँ, तो जो लिस्ट तैयार होगी वही आपकी रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, चलिए विद्युत श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातु है वो सोडियम है। सोडियम अधिक सक्रियता होती है हाइड्रोजन से। तो ये पूछा था ना कि हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रियता वाला श्रेणी बताइए कोई तत्व और उससे कम। तो लीजिए पहला सुन लीजिए, सोडियम। सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है क्योंकि सोडियम की अभिक्रियाशीलता सक्रियता ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन से जो नीचे एक धातु होती है क्या, सिल्वर। सिल्वर कम सक्रियता धातु है। तो 2 उदाहरण भी पूछा था हमसे, पूछा था पहले कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है। तो धातु की सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया कि उसके इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में जो एक लिस्ट तैयार की जाती है, एक श्रेणी तैयार की जाती है, उसी को हम रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और पूछा था कि हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रियता श्रेणी वाला तत्व को बताइए और हाइड्रोजन से कोई कम तत्व और सक्रियता कम वाले तत्व को बताइए। तो हाइड्रोजन से एक आपका सोडियम है, जो सोडियम की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये तो अधिक वाला हो गया। और एक आता है क्या, सिल्वर। सिल्वर हाइड्रोजन से कम सक्रियता वाली धातु है। ठीक है, तो वहां पे लिख दिया हूं। एक एक उदाहरण पूछा था, ये भी बता दिया आप लोगों को। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या होती है और हाइड्रोजन से एक अधिक और एक कम वाला सक्रियता वाले हमने धातु का नाम भी बता दिया। क्लियर, चलिए आइए प्रश्न नंबर 8, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 यह है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था। कर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, उसका नाम बताना है, सूत्र लिखना है, संबंधित अभिक्रिया भी देना है। इतना काम करना है 2 नंबर के लिए, सब कुछ हो जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था भाई। तो यूरिया, वो क्या है, यूरिया का हुआ था। यूरिया का सूत्र याद कर लीजिए, NH2CONH2, ये यूरिया। यूरिया सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था जो फ्रेडरिक होलर ने, वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक होलर ने, प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके बनाया था। देखिए यूरिया ही एक ऐसा कार्बनिक यौगिक था जो फ्रेडरिक होलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण किए थे। रिएक्शन देख लीजिए, अमोनिया साइनाइड।
अमोनिया साइनाइड को देखिए ऊष्मा देकर गर्म करके देखिए यहाँ पे यूरिया का उन्होंने निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको लिख देना है। तो सूत्र भी आपको समझ में आ गया, अभिक्रिया समझ में आ गया कि किस प्रकार हुआ है, भी समझ में आ गया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, तो यूरिया का हुआ था। फ्रेडरिक होलर ने किए थे, उन्होंने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया बनाया था। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 8वां, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है भाई, देखता हूँ। प्रश्न नंबर 9, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखना है। सिंपल है, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड, ठीक है, तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये मैं 2 बार लिख दिया हूं, तो एक बार इसको काट देता हूं एल्डिहाइड को। मतलब मालूम चला है कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड से क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और इनके सूत्र हैं CH3CHO तथा CH3COOH होते हैं। तो वही पूछा ना, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, उसका नाम भी लिखना है, उसका सूत्र भी लिखना है। तो भाई क्या प्राप्त होता है, तो एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, इसका सूत्र हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो छोटा ही प्रश्न था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, एग्जाम में आया हुआ था ये प्रश्न बहुत बार, इसलिए हमने इसको लिया है। प्रश्न नंबर 9 क्लियर। प्रश्न नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारा प्रश्न करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 प्रश्न करना है। ठीक है, 10वां भी हम लोग हैं, बहुत करना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्टीकरण दीजिए। या तो इसी क्वेश्चन को पूछेगा कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो भाई दोनों प्रश्न पूछा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न। तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बताया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है। तो चलिए जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या होता है। कह रहा है कि मोजले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी नियम बताया था। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद, देखिए ध्यान सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज किया था 1913 में। मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का जो गुण है वो परमाणु क्रमांक ही होता है। परमाणु क्रमांक पे ही किसी तत्व का गुण उस निर्भर करता है, न कि परमाणु भार। उन्होंने कहा कि परमाणु क्रमांक के आधार पर ही उसका गुण निर्धारित किया जाता है, न कि परमाणु भार से। इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया, उसी नियम को कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम। कितना प्यारा सिंपल में उन्होंने लिखा है, कितना आपको समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की, और इससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया भाई कि परमाणु का जो भी गुण होगा वो परमाणु क्रमांक ही होगा, उस पर ही निर्भर करेगा, न कि परमाणु भार पर। और इस आधार पर एक उन्होंने नियम दे दिया, और इस नियम को ही हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी नियम। बात खत्म। आगे पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, इस नियम के अनुसार कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती क्या होता है, फलन होते हैं। उन्होंने ये नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किन के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बस कितना प्यारा हेडिंग, उन्होंने कितना लाइन अच्छा लिखा था। तो हमको तो नहीं लगता भाई कि इसमें कभी भी दिक्कत होगी, अगर पेपर में आ गया तो प्रश्न धुआं धुआं हो जाएगा। कर देंगे ना आप, कंसेप्ट पूरा मालूम है भाई, आपके दिमाग में याद है पूरा। आप पेपर 1 महीने बाद पेपर जाके चुपचाप देख के चले आइए, तो रट्टा नहीं मारना, इसको नोट कर लेना है। जिस प्रकार मैं समझाने की कोशिश किया उसी प्रकार आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए आइए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि दंत क्षरण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जो दंत क्षरण होता है, दांतों का क्षरण होता है, उसे आप क्या समझते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई, स्पष्ट करने के लिए बोला है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है। हमारे दांत में इनेबल एक एंजाइम पाया जाता है, इनेबल जो ऊपर जो दांत का बाहरी सिरा होता है उसी को इनेमल कहते हैं। जो बाहरी सिरा है, जो छोटे दांत का नक्शा देखें भाई, आइए बताऊं आपको। ये दांत होता है इस तरह, इसी को बाहरी जो परत है इनेमल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दंत क्षरण में इनेबल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है, मतलब क्षरण होने लगता है उसका। इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है। इसमें जो भी जीवाणु होंगे, वो जो भी शर्करा होगा ना, उस शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे इनेमल का क्षरण होता है। यहाँ दांतों में फंसे भोजन के कणों पर जीवाणुओं के समूह चिपक कर दंत फ्लेक का निर्माण करते हैं। दंत फ्लेक का इसका मतलब कि जो खाना आप खाते हैं, तो जो खाना बीच में आपके दांत में नहीं फंस जाता है, तो वो उसमें फंसे जो आपके जीवाणु होंगे उसी से अभिक्रिया करके, ठीक है, दंत फ्लेक का निर्माण कर लेता है। और दांतों में ब्रश करने से यह प्लेक
अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही हटा दिया जाता है। इसीलिए आदमी कोई ब्रश करता है, अगर वो ब्रश नहीं करेगा तो वह अम्ल बन जाएगा, तब अम्ल बन जाएगा तो उसका क्षरण करने लगेगा, ठीक है वो। तो इसीलिए हम लोग ब्रश कर देते हैं कि ताकि वह वहाँ से परत हट जाती है और प्लेक अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही वो क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। वह जीवाणु जो भी दांत में फंस रहते हट जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों व पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। अगर वो ऐसा काम हो जाता है तो आपके दांतों में सूजन और संक्रमण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, अगर ब्रश नहीं करेंगे और वो कीटाणु आपके जो इनेमल है उस पर ऊपरी अभिक्रिया करके आपके दांतों को सड़ाने लगेगा। तो बात यही है। तो दंत क्षरण से आपको समझ में आ गया ना, तो कितना सिंपल भाषा में दंत क्षरण आपको समझ में आ गया कि दंत क्षरण के इसलिए होता है कि आपके इनेमल और डेंटाइन जो ऊपर के भाग है उसका क्षरण होने लगता है। इसलिए होने लगता है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाने का कोई टुकड़ा छोटा छोटा पदार्थ उस दांतों में फंस जाता है और दांतों में फंसने के कारण वो उसके साथ अभिक्रिया कर कर क्या बना लेता है, अम्ल बना देगा। तो अम्ल बना देगा तो जाहिर सी बात है दांत का आपका क्षरण होगा ही होगा। इसलिए हम ब्रश कर देते हैं ताकि वो जो भी खाना फंसा है वो बाहर निकल जाए और उसके साथ प्लेक अम्ल उत्पन्न ना करे, ठीक है, प्लेक उत्पन्न ना करे। उससे पहले ही आप ब्रश करके उसको हटा देंगे और आपका क्लीन हो जाएगा दांत, क्षरण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया कि दंत क्षरण क्या होता है, दंत का क्षरण कैसे होता है, किस कारण होता है। क्लियर में सभी आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ, क्लियर हो गया होगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 12 आइए। प्रश्न नंबर 12 है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है। चलिए जानते हैं। तो पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। कहाँ? यकृत की कोशिकाओं में बनता है पीत रस। पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है। यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित रहता है। ये पित्ताशय नामक की संरचना जैसे बनी होती है उसकी जो संरचना उसमें संचित रहता है, जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। वो संरचना कहाँ स्थित होता है? यकृत के नीचे होता है। पीत रस में पाचक जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है, तो पीत रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं। पीत रस में जो पाचक एंजाइम क्या तो उपस्थित नहीं होती है, किंतु यह वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। तो हमको तो नहीं लगता है कि पीत रस में दिक्कत होगा। सिंपल एक पहले पॉइंट तो ये बता दीजिएगा, पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है और यह पित्ताशय नामक संरचना में क्या होती है, संचरित होती है। और जो पित्ताशय नामक की संरचना होती है वो यकृत के जहाँ जस्ट नीचे होती है। और पीत रस में पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, फिर भी वह वसा में पाचन की सहायक होता है, ठीक है। बस ये तो 2 लाइन लिखना है यहाँ पे। तो क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर 12? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 13 आइए, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वैसे तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है लेकिन उसी श्रेणी में भी है भाई। श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए, ठीक है। 4 अंतर हमने 3 ही लिखा है, क्या कोई दिक्कत नहीं, तो 3 भी लिख देंगे तो मिल जाएगा आपको। श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर बताइए, लेकिन यहाँ पे पूछेगा आपको श्वसन तथा दहन में अंतर बताइए, ठीक है। 4 अंतर नहीं पूछता है, लेकिन 4 अंतर में अब पूछ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं, श्वसन किसे कहते हैं, दहन किसे। लेकिन प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है बहुत बार, श्वसन तथा दहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इधर श्वसन इधर दहन। पहला श्वसन किसे कहते हैं कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन जो होता है वो हमारे जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है श्वसन। लेकिन दहन यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ये आपका नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण है, ये आपका अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। तो पहला अंतर तो ऐसे ही स्पष्ट हो गया भाई। दूसरा क्या है, यह क्रिया सामान्यतः 25 से लेकर अधिक से अधिक लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, अथवा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इसकी जो भी क्रिया होगा, जो भी क्रिया होने का टेम्परेचर होगा वो 25 से 45 अधिक में हो सकता है, लेकिन यह क्रिया उच्च ताप पर होती है भाई। इतना टेम्परेचर कभी नहीं हो सकता। दहन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, तो वही कह रहा है कि यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट, यह क्रिया एंजाइम्स की सहायता से होती है। श्वसन जो होता है ना वो एंजाइम की क्रिया की सहायता से होता है, लेकिन भाई दहन में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बस सिंपल अंतर है, आराम से लिखते हुए पढ़ते हुए आगे चले जाएंगे आप लोग। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। अब हमसे प्रश्न पूछा कि रुधिर वाहिनियां किसे कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखना है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है रुधिर वाहिनियां। तो कह रहा है कि रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है। सबको मालूम है कि हृदय के द्वारा ही रुधिर यहाँ आता है जाता है। तो रुधिर जो होता है हृदय के द्वारा पंप होता है, हुआ विकृत रूप से फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बढ़ता रहता है। यह रुधिर वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। हमसे क्या पूछा है कि रुधिर वाहिनियां किन्हें कहते हैं ना, तो रुधिर हृदय के पंप द्वारा, मतलब उनके द्वारा पंप होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, पूरे के पूरे विस्तृत रूप में फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बढ़ता रहता है।
ये रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार का होता है, जैसे धमनी हुआ, शिरा हुआ, केशिकाएं हुआ। ठीक है। तो धमनी के रूप में हृदय जाता है, शिराएं उसको वापस लाती हैं, केशिकाएं होता है। ये सब प्रकार है रुधिर वाहिनियाँ के। तो रुधिर वाहिनियाँ क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि रुधिर हृदय के द्वारा पंप होता है और वो विस्तृत रूप से फैली पतली मोटी वाहिनी के रूप में निरंतर क्या होता है, बढ़ता रहता है, उसी को रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। और धमनी, शिराएं, केशिकाएं ये रुधिर वाहिनियाँ के पार्ट हैं, सभी प्रकार हैं। चलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है भाई कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। अब अभी मैंने जस्ट बताया ना कि ये किसके पार्ट है, रुधिर वाहिनियाँ के, और पूछ देता है यह प्रश्न आप लोगों को कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित, धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई धमनी और शिरा में अंतर क्या है। धमनी किसे कहते हैं, वह रुधिर वाहिनियाँ, देखिए वाहिनियाँ आ गया ना, रुधिर वाहिनियाँ हमने क्या कहा है, इसी का पार्ट है। वह रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर के अंगों या ऊतकों तक करती है, धमनी कहलाती है। ये गुलाबी रंग की होती है। कह रहा है कि वो रुधिर वाहिनियाँ जो हृदय पंप करता है ना, तो हृदय से पूरे शरीर में जो रक्त को ले जाती है, उसी को शिरा को, और उसी को हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। हमारे हृदय से रुधिर को पूरे शरीर में जो लेकर जाता है वाहिनियाँ, उसी को हम धमनी कहते हैं। ये गुलाबी रंग की होती हैं। बात खत्म। कितना सिंपल। और शिराएं क्या करता है, तो वह रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है। वह कितना सिंपल है। धमनी हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को ले जाती है, उसे कहते हैं धमनी। और शिरा का काम है कि पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा कर लेकर आए हृदय तक, उसको कहते हैं शिरा। वही तो है वो रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है, शिरा कहलाती है। यह किस रंग की होती है, चमकीली नीली या बैगनी रंग की होती है, लेकिन धमनी गुलाबी रंग की होती है। तो शिरा किस रंग की होती है, चमकीली नीली तथा बैगनी रंग की होती है। तो हमको तो नहीं लगता है कि कभी दिक्कत होगा क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को, कभी नहीं होना चाहिए, तुरंत समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एग्जाम में आराम से देके चले आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भाई यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जीवों के जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जीवों की जनन की विखंडन एवं खंडन विधि को उदाहरण देकर समझाना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विखंडन विधि क्या है और खंडन विधि क्या है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। विखंडन क्या है, इस विधि में कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितना बहुत प्यारा है। विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन मतलब 2 भागों में टूट जाना, तो वही तो है। इस विधि में जो कोशिका होता है 2 भागों में विभाजित होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, विखंडन कहलाता है। जैसे में जीवाणु हुआ, युगलिना हुआ, इसको अगर युगलिना को काट दिया जाए 2 भाग में ना, तो यह फिर अपने नए संतति के निर्माण कर लेंगे। युगलिना को अगर बीच से काट दिया जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी संपूर्ण जीव धारण कर लेंगे। ठीक है, उसी को विखंडन कहते हैं। कितना प्यारा है। खंडन किसे कहते हैं, तो इसमें सुकाय के कायिक सूत्र या तंतु टूट जाते हैं। इसमें जो भी सुकाय के कायिक सूत्र होंगे या तंतु होगा वो टूट जाते हैं तथा इन टूटे सूत्रों का प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए पादप का निर्माण कर लेता है। और जो छोटे छोटे वो टूटे रहेंगे उसके टुकड़े, वो पुनः फिर वृद्धि होकर नए पादप का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। जैसे में शैवाल हुआ, कवक हुआ। ठीक है, उसे हम खंडन कहते हैं। तो खंडन समझ में आ गया ना कि इसमें सुकाय या कायिक सूत्र या तंतु टूट जाते हैं और टूटने के बाद उन सूत्रों का प्रति एक वृद्धि होने लगता है। वृद्धि होते होते एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं, उसी को हम खंडन कहते हैं। जैसे शैवाल, कवक। तो हमको तो नहीं लगता है कि विखंडन और खंडन में दिक्कत होगा आप लोगों को। पेपर में भी आएगा तो आराम से आप लिख देंगे, इसको दिमाग में तो बैठ ही गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 17 क्या भाई, देखता हूँ कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब से क्या अंतर है। पूछ रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उन दोनों में अंतर क्या होता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं। तो अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। सिंपल एक ही जवाब देना है। अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से जो भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। पहला पॉइंट यह। और उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। बस यही तो बात है, कंडीशन। इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है। क्लियर हो गया ना प्रश्न नंबर 17। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 18 है
कि एक व्यक्ति के द्विफोकस दूरी वाले लेंस ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगाए, उसके नेत्र में कौन कौन से दोष है रे भाई। कोई आदमी चश्मा पहन रहा है और वो द्विफोकसीय दूरी वाला लेंस यूज किया है अपने चश्मे में, जो कि ऊपर का भाग अवतल लेंस का है और नीचे का भाग उत्तल लेंस का है। तो वही पूछ रहा है कि उस मनुष्य की आंख में कौन सा दोष होगा। तो इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में जरा दूरदृष्टि दोष होती है। अगर उस प्रकार का व्यक्ति कोई चश्मा इस्तेमाल कर रहा है कि ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस काम कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की आंख में जरा दृष्टि दोष है। इस दोष के निवारण हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं, द्विफोकसीय लेंस का। अवतल लेंस भी रहता है, उत्तल लेंस भी रहता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। प्रश्न नंबर 18 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ से प्रश्न बनना है, आराम से पेपर देके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है, ये बताइए। तो आप उत्तर देंगे कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम विचलन लाल रंग के प्रकाश का होता है तथा अधिकतम विचलन बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। कितना सिंपल है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है भाई, तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का प्रकाश का होता है और अधिकतम विचलन बैगनी रंग के प्रकाश का होता है। सिंपल, यही जवाब देके चले आना है। तो रट्टा मारने की जरूरत है क्या इसमें? रट्टा मारेंगे इसको कि कंसेप्ट है यह कि जब भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो न्यूनतम लाल रंग के प्रकाश का होगा और अधिकतम विचलन बैगनी रंग का होगा। बात खत्म। चलिए 20वां प्रश्न आइए, लास्ट प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओम का नियम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है भाई? ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे में वो लंबाई हुआ, चाहे परिच्छेद का क्षेत्रफल हुआ, चाहे चालक का पदार्थ हुआ, ताप हुआ, नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमणपाती होता है। कह रहा है कि ओम ने यही बताया है कि यदि किसी चालक की जो कोई भी भौतिक अवस्था है, जैसे लंबाई हुआ, उसका क्षेत्रफल हुआ, चालक का पदार्थ व ताप हुआ, अगर वो नियत रहे, समान रहे, तो उस समय बहने वाली जो धारा होगी ना, वो चालक के जो सिरों के बीच विभवांतर होगा उसके जस्ट क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। ठीक है, क्लियर? यही क्या है, ओम का नियम। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बता दीजिएगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था समान कर दिया जाए तो चालक में बहने वाली धारा जो होती है उन दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो होता है ना, उसके अनुक्रमणपाती होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने प्रश्न 20 डिस्कस किया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 प्रश्न अगर आपको ये तैयार है ना, आप बोर्ड एग्जाम में बैठ के तहलका मचा सकते हैं, मेरी गारंटी है। और अभी तो लघु उत्तरी बाकी भाई, दीर्घ उत्तरी सब करा दूंगा, एक भी दिक्कत होगी क्या आप लोगों को? कोई नहीं, जाके पेपर देके चले आइएगा। ठीक है, बस चैनल का नाम रोशन होना चाहिए। तो वीडियो शेयर बनता है कि नहीं बताइए? वीडियो शेयर नहीं करेंगे आप? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।